जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस का निपटारा करने वाले हैं। जो फर्स्ट सेमेस्टर है, जो बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट सेमेस्टर का जो पूरा सिलेबस है, क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, इन सब चीज़ों को सिर्फ एक वीडियो में निपटारा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हर एक प्रकार से समझाऊंगा कि आपको कैसे पढ़ना है। देखिए, कितने बच्चों को तो ये नहीं मालूम होता है कि हमारा सिलेबस क्या है, हमको क्या क्या पढ़ना होता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बनाया गया है और इस वीडियो का मकसद है आपके अंदर एक प्रारूप को तैयार करना कि हम बीए फर्स्ट ईयर में आ गए हैं। पॉलिटिकल साइंस भी हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन उस पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट में क्या क्या हमको पढ़ना है, तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए इस वीडियो को बनाया गया है। और हाँ, यदि आप हमें एक मंथ देते हैं, यानी आप यदि हमको एक महीना देते हैं और आपको कुछ नहीं आता है, पॉलिटिकल साइंस में, समाजशास्त्र में या भूगोल में कुछ नहीं आता है, तो मैं वादा करता हूं आपसे कि आप एक महीने के अंदर अपने अंदर अच्छे से फील करने लगेंगे कि हाँ, हमें भी अब कुछ जानकारी प्राप्त होने लगी है। क्योंकि इस चैनल पर आपको रोज़ मोटिवेट किया जाएगा और हर एक चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलिटिकल साइंस एक ही वीडियो में पूरा रिवीजन करने वाले हैं, पूरे किताब का रिवीजन करने वाले हैं। आपको खुशी होना चाहिए कि सिर्फ एक वीडियो में आप पूरे किताब का रिवीजन करने वाले हैं। तो एक मुस्कान के साथ आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्योंकि हर एक स्टूडेंट के भाग्य में नहीं होता है कि वह पढ़ने से पहले संपूर्ण किताब का रिवीजन कर ले। आप सोचिए, आप कल्पना करिए कि आप एक दिन में जो सिलेबस एक साल में पढ़ाया जाता है, आप सिर्फ एक दिन में इस मुश्किल से 30 मिनट की वीडियो में सब कुछ पढ़ने वाले हो, तो आपके लिए कितनी आनंद की बात है। और यदि आपको अच्छा लगे तो मेरे लिए गौरव की बात होगी कि मैं एक टीचर होने के नाते मैं अपने स्टूडेंट को एक अच्छे तरह से सीख दी, एक अच्छे तरह से सिलेबस का एक्सप्लेनेशन किया। तो देखिए, सबसे पहले बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे तो आपको वहाँ पर 8 यूनिट पढ़ने को मिलेगा। यानी वह पहला सेमेस्टर 8 यूनिट में विभक्त रहेगा, यानी 8 यूनिट में बटा रहेगा। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना, ये हमारा पहला लेसन है, ये हमारा दूसरा लेसन है, ये हमारा पहला इकाई है, ये हमारा दूसरा इकाई है। उसी तरह पॉलिटिकल साइंस में भी 8 इकाई आपको देखने को मिलेगी और हर एक इकाई के अंदर अलग अलग टॉपिक्स को पढ़ना रहता है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहली इकाई। यानी जब आप पढ़ेंगे तो आपके सामने आएगी प्यारी सी पहली इकाई। और पहली इकाई में आपको क्या पढ़ना है, तो देखिए, पहली इकाई में आपको पढ़ना है यूनिट फर्स्ट में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जन्म। यानी पहला इकाई आपका शुरुआत होता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जन्म। यानी भारत में राष्ट्रीय आंदोलन, यानी राष्ट्रीय स्तर पर जो आंदोलन हुआ उसका जन्म का कारण क्या है। यानी भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन जन्म होता है, यानी राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय, यानी भारत के राष्ट्रीय, यानी राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन का जन्म, यानी भारत के राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन का जन्म कैसे होता है, क्या कारण होता है कि राष्ट्रीय आंदोलन का जन्म होता है, इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। देखिए, मैं सिर्फ आपको बताऊंगा, हेडिंग नहीं बताऊंगा, उसके बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज भी दूंगा। और ये नॉलेज आप एकदम ध्यान से क्या करिएगा, सीखिएगा, इसको सुनिएगा, याद करिएगा और जितने भी ये बता रहा हूँ ना, इसको लिखिएगा। क्योंकि आप सोचते हैं कि मैं स्क्रीनशॉट ले लूं तो ये आप एक गैर जिम्मेदार की तरह रहेंगे, और इसको मेरे साथ कॉपी में लिखेंगे ना तो आप एक जिम्मेदार स्टूडेंट होंगे, जो कि आप जीवन में बहुत अच्छा बनेंगे। क्योंकि कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि चलो सर बताएं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और गैलरी में पड़ा रहता है, उस तरह कोई पूछता नहीं है। लेकिन आपका क्या करिएगा, यदि सचमुच पॉलिटिकल साइंस से मोहब्बत करनी है तो आप क्या करिएगा कि जो बता रहा हूँ कॉपी में एकदम एक अच्छे ब्राइट स्टूडेंट के साथ लिखिएगा और आपका फ्यूचर भी ब्राइट होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने जान लिया कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जन्म। दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय जागरण के कारण। यानी भारत में राष्ट्रीय स्तर पर, यानी भारत के राष्ट्रीय स्तर पर क्या उसका राष्ट्रीय जागरण का अर्थ क्या है, जागरण का मतलब क्या होता है। सबसे पहले समझिए जागरण का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, जागरण का अर्थ होता है जागना।
जागरण का अर्थ क्या होता है? जागना। किसको जागना? तो भारत के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर नव चेतना का विकास। समझिएगा बात को, जागरण का क्या मतलब होता है? जागना। क्या जागना? तो नव चेतना का विकास जागना। तो इसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे? भारतीय राष्ट्रीय जागरण के कारण, यानी भारत में राष्ट्रीय स्तर पर नव जागरण या नव चेतना के जागरण का कारण, यानी जो भारत है ना, वह राष्ट्रीय स्तर पर कैसे जागरण करता है, यानी नव चेतना का विकास करता है, इसको जानने वाले हैं। इसके बाद आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्म के कारण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी और इसके अध्यक्ष, इसके नेतृत्व A.O. ह्यूम को माना जाता है। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्म के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी इसका स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ। पूछ सकता है आपसे एग्जाम में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 ईस्वी में हुई। इसके अध्यक्ष या किसके नेतृत्व में? तो A.O. ह्यूम, नाम याद रखिएगा, A.O. ह्यूम नामक व्यक्ति के नेतृत्व में या वे अध्यक्ष थे इनके। अब देखिए, इसके बाद हमारे गांधी जी के गांधीवाद आता है। इसके बाद गांधी जी की विचारधाराओं को पढ़ा जाता है, गांधी जी के आंदोलन को पढ़ा जाता है। और देखिए भाई साहब, याद रखिएगा, हम लोग सभी यूनिट 1 यानी यूनिट फर्स्ट की बात कर रहे हैं। देखिए, असहयोग आंदोलन के कारण एवं परिणाम, यहाँ से कुछ गांधी जी की आंदोलन आती है उभर कर सामने। तो देखिए, असहयोग आंदोलन पढ़ना है आपको, इसके कारण देखना है कि क्या कारण था कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन छेड़ दिया। क्या कारण था कि गांधी जी को असहयोग आंदोलन करना पड़ा? क्या कारण था और उसका परिणाम क्या निकला? इन सब चीज़ को पढ़ना पड़ता है इसमें। अब देखिए, रॉलेट एक्ट के बारे में भी पढ़ना पड़ता है और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ता है। अब देखिए, असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम, जो असहयोग आंदोलन था उसका कार्यक्रम क्या था, किस उद्देश्य से असहयोग आंदोलन लागू किया गया था, ये भी आपको पढ़ना पड़ता है। अब देखिए, इसका रचनात्मक यानी असहयोग आंदोलन बनाने के पीछे इसकी क्या भूमिका थी। असहयोग आंदोलन जो भारत में चली, महात्मा गांधी द्वारा चलाई गई, तो इसकी क्या भूमिका होगी, क्या भूमिका बनाई गई, ये भी आपको पढ़ना पड़ता है। इसके बाद आपको दांडी यात्रा के बारे में पढ़ना पड़ता है और इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ना पड़ता है। और इसी के पश्चात आपका एक प्यारा सा यूनिट समाप्त होता है। अब हम लोग प्रवेश करते हैं दूसरे यूनिट में। देखिए, दूसरे यूनिट में क्या पढ़ना पड़ता है, ये आपका यूनिट 1 का टॉपिक है। अब चलिए यूनिट 2 को देखते हैं। देखिए, यूनिट 2 में सबसे पहले आपको पढ़ने को मिलेगा संविधान, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। एक इंसान को अपने संविधान के बारे में जानने का संपूर्ण हक है। मैं कहता हूँ कि हर एक व्यक्ति को, चाहे वो फिजिक्स या केमिस्ट्री कोई भी सब्जेक्ट पढ़ता हो, मैथ, साइंस, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश कुछ भी पढ़ता हो, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, समाजशास्त्र कुछ भी पढ़ता हो, लेकिन उस इंसान का, उस व्यक्ति का, उस स्टूडेंट का फर्ज बनता है कि अपने संविधान के बारे में एक बार अवश्य पढ़े। तो आपको सबसे पहले भेंट होगा संविधान से, भारतीय संविधान सभा, यानी यहाँ पर आपको कैसे संविधान का निर्माण हुआ, भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया कैसे स्टार्ट हुई, आपको पढ़ना पड़ेगा। और बहुत अच्छे से मैं खुद आपको पढ़ाऊंगा। सबसे पहले मैं सोचा कि इसको स्टार्ट कर दिया जाए, लेकिन मैं सोचा कि नहीं, थोड़े अलग हटकर पढ़ाओ, क्योंकि बच्चों को भी लगना चाहिए कि हाँ, हम लोग कुछ पढ़ रहे हैं। ऐसे नहीं कि आए और राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बता दिए, सब कुछ बता दिए, आपको मालूम ही नहीं है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। आपके अंदर एक माइंडसेट होना चाहिए कि इस साल में हम लोग इस चीज़ का अध्ययन करने वाले हैं और उसके बाद लाइन से अध्ययन करते चलेंगे। तो देखिए, हम लोग यूनिट 2 में संविधान के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, भारतीय संविधान सभा का निर्माण पढ़ेंगे, उसके बाद भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे। इसके बाद आता है संविधान निर्माण में बाधाएं, यानी जो भारतीय संविधान का निर्माण होना स्टार्ट हुआ तो उसको किस किस चीज़ का सामना करना पड़ा, इसको भी पढ़ा जाता है। इसके बाद आएंगे भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत, यानी जो भारतीय संविधान बनाया गया है उसको और
किस किस संविधान से लेकर बनाया गया है, क्योंकि भारत का संविधान खुद भारत के विचार से नहीं बना है। भारत का संविधान कई देशों के संविधान का सम्मिश्रण है, यानी कई देशों से संविधान ले लेकर बनाया गया है। यानी हमारे जो पहले थे, जो संविधान निर्मात्री थे, उन्होंने अलग अलग संविधान से अच्छी अच्छी कंटेंट को लिया और अपने संविधान में इंक्लूड किया। तो उन्हीं को पढ़ा जाएगा कि और अलग अलग जो संविधान है उनके उस देश के संविधान से क्या क्या बातों को लिया गया है, यानी स्रोत क्या है, भारतीय संविधान का स्रोत क्या है, यानी भारतीय संविधान कैसे बना है, किस किस चीज़ से मिलकर बना है। तो देखिए, इसके बाद पढ़ेंगे मार्लो मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार पढ़ेंगे। और इसके बाद बहुत बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि यहाँ से तो हमेशा क्वेश्चन बनता रहता है। देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 पढ़ेंगे। इसके बाद 1919 का भारत शासन अधिनियम पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे 1919 के अधिनियम की मुख्य विशेषताएं, यानी जो 1919 भारत शासन अधिनियम था ये क्यों आया था, क्यों बनाया गया था और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी, इसको पढ़ेंगे। इसके बाद आएंगे 1935 का भारत शासन अधिनियम, ये क्यों बनाया, क्यों लागू किया गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 1935 के भारत शासन अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या थी। इसके बाद आपका प्यारा सा शब्द आता है नागरिकता, आपका प्यारा सा शब्द आता है नागरिकता, यानी नागरिकता क्या होती है इसको जानने वाले हैं। एक व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त करने के लिए किन किन प्रोसेस को पालन करना पड़ता है ये भी पढ़ेंगे। और अंत में पढ़ेंगे कि यदि आप अपनी नागरिकता को समाप्त करना चाहते हैं तो क्या क्या करना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा कुछ समझ में ना आया हो कि विधि क्या मतलब क्या होता है। जैसे कि आप उत्तर प्रदेश के नागरिक होना चाहते हैं तो आपको नागरिक बनने के लिए किन कुछ प्रोसेस होता है कि आपको यहाँ रहना पड़ेगा। जैसे कोई भारत का नागरिक होना चाहता है तो उसका कुछ कंडीशन है कि आप भारत का नागरिक कैसे हो सकते हैं। यानी चाहे आपको अमेरिका जाना है, आप अमेरिका के नागरिक होना चाहते हैं तो उसके लिए भी कुछ कंडीशन है, कुछ विधियाँ हैं, कुछ कानून है। तो वही कह रहा है कि नागरिकता प्राप्त करने की विधियाँ, यानी आप किसी देश के नागरिक होना चाहते हैं इसके लिए कुछ विधि है, कुछ नियम है, कुछ कानून है, इसको पढ़ेंगे। यानी हम कैसे हो सकते हैं इस प्रोसेस को पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे नागरिकता की समाप्ति, यानी आप भारत के नागरिक नहीं होना चाहते हैं, इसकी नागरिकता को समाप्त करना चाहते हैं और किसी अदर देश में जाना चाहते हैं तो इस नागरिकता को कैसे समाप्त कर सकते हैं, कैसे वाइंड अप कर सकते हैं, इसको भी पढ़ना पड़ेगा। अब चलिए हम लोग, ये तो यूनिट दूसरा हो गया, अब हम लोग यूनिट तीसरा को देखते हैं। यानी इकाई 3 में हम लोग को क्या क्या पढ़ना पड़ता है। हम उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा और जो चीज़ बोल रहा हूँ वो आप नोट डाउन करते चलते होंगे। तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं इकाई 3। इकाई 3 में क्या क्या पढ़ना पड़ता है। देखिए, बहुत प्यारा सा शब्द मौलिक अधिकार, जो हम लोग को, जो इंसान को जीने का साधन है, जो हमको जीने की स्वतंत्रता देती है, उसको पढ़ने वाले हैं। वो क्या है, मौलिक अधिकार, या इसको मूल अधिकार के भी नाम से जानते हैं। ध्यान रहे कि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य अलग चीज़ है और मौलिक अधिकार और मूल अधिकार एक ही चीज़ है। कहीं कहीं लिखा रहता है मूल अधिकार और मौलिक अधिकार, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मौलिक अधिकार का मतलब क्या होता है और मूल अधिकार का मतलब क्या होता है। तो मौलिक अधिकार और मूल अधिकार एक ही चीज़ है और मूल अधिकार और मूल कर्तव्य अलग अलग चीज़ है। देखिए, इसमें हम लोग को पढ़ना है मौलिक अधिकार, यानी मौलिक अधिकार कितने होते हैं और मौलिक अधिकार क्या क्या है। जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, जितने भी मौलिक अधिकार है, यानी आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक सभी चीज़ को हम लोग को पढ़ना है। अब देखिए, मौलिक अधिकारों की आलोचना, कई विद्वानों ने कहा है कि जो मौलिक अधिकार दिया जाता है जनता को, ये जनता उसका दुरुपयोग भी करती है। यानी इस मौलिक अधिकारों का हनन होता है, यानी ये मौलिक अधिकार पाकर जनता इसका शोषण करती है, अतिदोहन करती है, इसको हटा देना चाहिए, इसको भी पढ़ेंगे। यानी कुछ विद्वानों ने इसकी आलोचना की गई है कि नहीं, मौलिक अधिकार को हटा देना चाहिए। अब देखिए, इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहे या सिद्धांत कहे, बात एक ही है। तो हम लोग पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत।
इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण, यानी जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है इसका वर्गीकरण किया गया है, यानी अलग अलग सिद्धांतों के रूप में इसको व्यक्त किया गया है, उसको भी पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व की आलोचना एवं महत्व, यानी इसकी आलोचना भी की गई है, जैसे कि मौलिक अधिकारों की आलोचना की गई है कि ये गलत है या सही है, क्यों गलत है क्यों सही है, इसको पढ़ेंगे। और इसमें भी पढ़ेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये गलत भी हैं या सही है, ये क्यों गलत है क्यों सही है, और इसके बाद इसके महत्व को जानेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का क्या महत्व होता है। तो ऐसे हम लोगों का कंप्लीट होता है इकाई 3, यानी हम लोग इकाई 3 को आप कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे इकाई 4 की ओर, यानी इकाई 4 में आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए यूनिट 4 में क्या होता है कि मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्वों में अंतर पढ़ना पड़ता है, कि जो मौलिक अधिकार है, जो मूल अधिकार है वह क्या होता है, और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर क्या होता है। यानी यदि हम मौलिक अधिकार को देखें और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को देखें, हम लोग तो जानते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं, मौलिक अधिकार होते हैं, लेकिन इन दोनों में जो अंतर होता है उसको हम लोग देखने वाले हैं। किसमें? तो इकाई 4 में आपको पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद संविधान संशोधन पढ़ना पड़ता है कि संविधान में संशोधन किया जाता है। हाँ, किया जाता है। संशोधन का मतलब कुछ चीज़ हटाकर कुछ चीज़ को ऐड करना। अब देखिए संशोधन किया जाता है तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या होती है, यानी कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिसके अनुसार हम लोग संविधान में संशोधन कर सकते हैं, यानी कुछ चीज़ को ऐड कर सकते हैं या कुछ चीज़ों को कट कर सकते हैं। तो देखिए यही पढ़ना पड़ता है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, यानी संविधान में संशोधन करने की क्या क्या प्रोसेस है इसको पढ़ेंगे। यानी संविधान में संशोधन करने के लिए क्या किन किन प्रोसेस का सामना करना पड़ता है इसको पढ़ेंगे। अब देखिए इसके बाद पढ़ेंगे संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा, यानी अवधारणा। देखिए अवधारणा और सिद्धांत में अंतर क्या है, आप लोग देखे होंगे कि इसकी अवधारणा का मतलब उसके बारे में सिंपली बताना। जैसे मैं कहूँ संविधान के बारे में मैं कुछ बता रहा हूँ, लेकिन संविधान के सिद्धांत, यानी देखिए अवधारणा का मतलब संविधान के बारे में बता देना, संविधान के मूल ढांचे के बारे में बता देना कि संविधान का मूल ढांचा क्या है, ये आपका सिंपली अवधारणा हो गया। संविधान के बारे में कोई कुछ लिख दिया, कोई मान लीजिए संविधान के बारे में बता दिया कि ये संविधान होता है, तो वो ये संविधान का क्या हो गया, एक अवधारणा हो गया। और सिद्धांत, यानी किसी ने संविधान के ऊपर अपने विचारों को रख दिया तो वह सिद्धांत कहाएगा। याद रखिएगा, संविधान के बारे में ऐसे कुछ लिखा गया है, संविधान का वर्णन किया गया है, तो ये संविधान का अवधारणा हो गया। और लेकिन कोई विद्वान आकर संविधान पर अपने विचार को प्रस्तुत करता है, कोई विद्वान आकर संविधान पर अपने मत को देता है कि संविधान ये चीज़ है, तो यह उसका सिद्धांत कहेगा। तो देखिए इसके बाद पढ़ेंगे संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा तथा सिद्धांत। इसके बाद चलिए यूनिट 5 पर हम लोग चलते हैं। यूनिट 4 भी छोटा है, यूनिट 3 भी छोटा है, लेकिन ये बड़ा है। तो देखिए कोई टेंशन नहीं, आपको एकदम अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ स्टार्ट करूंगा। और मैं कह रहा हूँ ना कि यदि आप पढ़ लिए तो आपको पॉलिटिकल साइंस से मोहब्बत हो जाएगी। हर एक सब्जेक्ट को वैसे ही पढ़ाऊँगा जैसे इसको पढ़ाऊँगा। तो देखिए अब हम लोग चलते हैं इकाई 5 पर कि इकाई 5 में हम लोग को क्या क्या पढ़ना पड़ता है। तो देखिए राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना पड़ता है कि राष्ट्रपति क्या होता है, संपूर्ण, यानी राष्ट्रपति यानी भारत के राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति क्या क्या है, क्या उसके नियम कानून यानी शक्तियाँ, सब कुछ पढ़ेंगे। राष्ट्रपति जब नाम आ गया ना तो राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी तथ्य हैं सबको पढ़ना पड़ता है। देखिए जैसे राष्ट्रपति को पढ़ेंगे, राष्ट्रपति के अधिकार एवं कार्य, यानी राष्ट्रपति का क्या अधिकार होता है, राष्ट्रपति का क्या क्या अधिकार है उसको पढ़ेंगे। राष्ट्रपति कौन कौन से कार्य को करता है उसके बारे में देखेंगे। और राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ क्या होती है इसको देखेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल के बारे में देखेंगे। मंत्रिमंडल का संगठन, यानी जो मंत्रिमंडल होता है उसका निर्माण किस चीज़ के मिलने से हुआ है उसको देखेंगे। अब देखिए मंत्रिमंडल के कार्य एवं शक्तियाँ, यानी मंत्रिमंडल का कार्य क्या है, उसकी शक्तियाँ क्या है, यानी मंत्रिमंडल की क्षमता क्या है, पावर क्या है, उसकी क्षमता क्या है, इसको देखेंगे। अब देखेंगे इसके बाद देखिए ये भारत का राष्ट्रपति हो गया। अब देखेंगे भारत के प्रधानमंत्री के बारे में। भारत का प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है,
कौन करता है, किस प्रोसेस के द्वारा होती है, इसको देखेंगे। देखिए, नियुक्ति का मतलब इसको लेकर बैठा दो नहीं। देखिए, हम लोग क्या कहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर दो, यानी प्रधानमंत्री को गद्दी पर बैठा दो, नहीं। आप सोचिए कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो रही है, कैसे हो रही है, उसके नियम क्या है, उसके प्रोसेस क्या है, और कौन कराता है, कैसे चुनाव होता है, किस प्रक्रिया के द्वारा वह गद्दी पर बैठता है, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो भारत का प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है और कौन करता है, प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियाँ। प्रधानमंत्री के कार्य क्या है, अब तो गद्दी पर बैठ गया प्रधानमंत्री, अब इसका कार्य क्या है, उसका शक्तियाँ क्या है, इसको पढ़ने वाले हैं। और इसके बाद देखेंगे लोकसभा का गठन। संसद के कितने पार्ट, 3। कौन कौन, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, यानी संसद को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर राज्यसभा भी नाम आया है, लोकसभा भी नाम आया है और राष्ट्रपति भी नाम आया है। यानी आपको संसद का संपूर्ण अध्ययन करना पड़ेगा, किसमें, इकाई 5 में। अब देखिए, अब चलते हैं लोकसभा का गठन, यानी लोकसभा का गठन कैसे होता है, लोकसभा की शक्ति एवं कार्य, लोकसभा का क्या क्या शक्तियाँ है, लोकसभा का क्या क्या कार्य है, इसको देखेंगे। इसके बाद देखेंगे व्यवस्थापिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण, यानी व्यवस्थापिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण, यानी व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर कैसे अंकुश लगाए हुई है, इसको भी देखेंगे। इसके बाद आपका आता है राज्यसभा। राज्यसभा का गठन, राज्यसभा का निर्माण कैसे होता है, राज्यसभा की शक्तियाँ क्या क्या होती है, और संसद की कानून निर्माण की प्रक्रिया, यानी कोई कानून बनाया जाता है, संविधान में किसी कानून को ऐड करना होता है, तो उसका प्रोसेस होता है कि कानून कैसे बनेगा। तो यानी जो संसद की कानून निर्माण की प्रक्रिया है, यानी संसद में कानून को कैसे निर्माण किया जाता है, कौन कौन से प्रोसेस है जिसके द्वारा संसद में कोई कानून का निर्माण किया जाता है, इसको भी पढ़ेंगे। और इसके बाद देखेंगे अध्यक्ष, यानी स्पीकर के कार्य एवं अधिकार, यानी एक स्पीकर का, अध्यक्ष का क्या क्या कार्य होता है और उसका अधिकार क्या क्या होता है, इसको पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले पेज पर, यानी ये तो यूनिट 5 देख लिए, अभी हम लोग यूनिट 3 देखना है, यानी और 3 यूनिट देखना है, तभी आपका कंप्लीट होगा यूनिट 8। तो देखिए यहाँ तक का एक बार और समरी कर लीजिए, हो सके तो आप लिख लीजिए दोस्तों, लिख लीजिए, एक एक शब्द को लिख लीजिए, और इसके अलावा एक हेडिंग भी इधर उधर नहीं है, यही सब कुछ पढ़ना है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले नेक्स्ट पेज की ओर। तो चलिए अब हम लोग यूनिट 6, 7, 8 को देखते हैं कि इसमें कौन कौन से चीज़ को पढ़ना है। तो देखिए यूनिट 6 में आपको सबसे पहले राज्यपाल के बारे में पढ़ना पड़ता है, यानी राज्यपाल क्या है, उसकी शक्तियाँ क्या है। यानी देखिए राज्यपाल आ गया तो उससे संबंधित जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चन है, सबको पढ़ना पड़ता है। देखिए राज्यपाल की शक्तियाँ क्या होती है, राज्यपाल की अधिकार क्या होता है, राज्यपाल की वास्तविक स्थिति क्या है, राज्य की मंत्रिपरिषद, यानी देखिए यहाँ तक आपको राज्यपाल के बारे में संपूर्ण अध्ययन करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, राज्यपालिका निकल जाए तो सॉरी, राज्यपाल है, राज्यपाल की वास्तविक स्थिति के बारे में, यानी राज्यपाल क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है, राज्यपाल की चुनाव कैसे होती है, राज्यपाल की शक्तियाँ क्या है, राज्यपाल का अधिकार क्षेत्र क्या है, इन सबको पढ़ना पड़ता है। इसके बाद राज्यपाल की वास्तविक स्थिति के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए राज्य की मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ना पड़ेगा। देखिए राज्य की मंत्रिपरिषद का संगठन कैसे होता है, राज्य की मंत्रिपरिषद के कार्य क्या है, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मुख्यमंत्री के बारे में। तो देखिए ये सब क्या है, ये राज्य के, ये स्टेट लेवल के हैं। ये टॉपिक्स कहाँ के हैं, ये पूरे टॉपिक्स जो यूनिट 6 में आपको टॉपिक मिलेगा, ये स्टेट लेवल का टॉपिक है। तो देखिए यहाँ तक सब आपको राज्य के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा। आते हैं मुख्यमंत्री पर। मुख्यमंत्री की शक्तियाँ और कार्य, यानी मुख्यमंत्री किस लिए है, उसका कार्य क्या है, उसकी कितनी क्षमता है, इसको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद विधानसभा की शक्तियाँ, विधान परिषद की शक्तियाँ, इसके बाद इसका अध्ययन देखेंगे, इसका अंतर देखेंगे कि विधानसभा और विधान परिषद में क्या अंतर है इन दोनों में। तो ये इस तरह से आपका ये यूनिट 6 होता है समाप्त। अब चलिए यूनिट 7 की ओर। उम्मीद है मज़ा तो आ ही रहा होगा, क्योंकि 1 साल का सिलेबस
सिर्फ 1 घंटे में या आधे घंटे में कंप्लीट करने में बहुत आनंद आता है। और ऐसा नहीं है कि आप जो ये देख रहे हैं आपके मन में नहीं स्टोर हो रहा होगा। एकदम 100% कहता हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। और यदि आप सीख रहे होंगे तो मुझे गर्व होगा कि मैंने वीडियो बनाया और आपने हमसे कुछ सीखा। तो देखिए, कमेंट में बताइएगा, झूठ मत बोलिएगा, कमेंट में बताइएगा, जैसा वीडियो है वैसा बताइएगा कि आपकी वीडियो कैसी लगी। देखिए, यूनिट 7 में हम लोग न्यायालय के बारे में पढ़ते हैं। यूनिट 7 का मतलब संपूर्ण न्यायालय, यानी उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, तीनों का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। किसमें? यूनिट 7 में, यानी इकाई 7 में। देखिए, न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में सबसे पढ़ेंगे। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की योग्यता क्या होती है, यानी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए। वह योग्यता क्या होनी चाहिए, इसको पढ़ेंगे। सर्वोच्च न्यायालय का संगठन पढ़ेंगे। सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र, यानी सर्वोच्च न्यायालय का क्षमता कितना है, उसका पावर, उसकी औकात कितनी है, इसको पढ़ेंगे। अब इसके बाद पढ़ेंगे उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय की आवश्यकता क्यों है भाई? जब सर्वोच्च न्यायालय है तो उच्चतम न्यायालय की आवश्यकता क्यों है, इसको पढ़ेंगे। इसके बाद इसके महत्व को देख जानेंगे। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी न्यायपालिका अपने आप में स्वतंत्र है, इसको किसने कहा था? यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि हम लोगों ने, शायद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या पंडित जवाहरलाल नेहरू, शायद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमने अपने संविधान में एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया है जो अपने आप में स्वतंत्र होगी। यानी हमने अपने संविधान में एक स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या किया है, स्थापना किया है, जो हमेशा स्वतंत्र रहेगी, हमेशा स्वतंत्र रहेगी। और वह स्वतंत्र होकर अपने क्या करेगी, अपने क्या कहते हैं, अपने उद्देश्य को बताएगी। यानी अपने उद्देश्य का मतलब कि वह अपने निर्णय सही ढंग से ले सकेगी। इसीलिए हम लोगों ने अपने संविधान में एक ऐसे स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन किया गया है कि जो हमेशा स्वतंत्र होगी। इसको शायद हम, ये कौन कहे थे, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसको देखिएगा, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है। इसके बाद देखिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो गया। राज्य में न्याय व्यवस्था, यानी हमारे राज्य में, हमारे स्टेट लेवल में न्याय की क्या हाल है। देखिए, राज्य में न्याय व्यवस्था पढ़ेंगे, उच्च न्यायालय पढ़ेंगे, उच्च न्यायालय की शक्तियाँ पढ़ेंगे, उच्च न्यायालय का अधिकार पढ़ेंगे, जिले की न्याय व्यवस्था। देखिए, इतना हम लोग क्या पढ़ेंगे, उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे, इतना उच्चतम न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे, और ये सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद आता है आपका जिले की न्याय व्यवस्था, यानी आपके डिस्ट्रिक्ट में कैसी न्याय व्यवस्था है, कौन कौन से न्यायालय है, इसको समझिए। देखिए, जिले की न्याय व्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। एकदम ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपको ये नॉलेज वाली चीज़ है, आपको जानना चाहिए। देखिए, जिले की न्याय व्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। दीवानी न्यायालय, फौजदारी न्यायालय और राजस्व न्यायालय। देखिए, जिले की न्याय व्यवस्था है, उसको 3 भागों में बांटा गया है। दीवानी न्यायालय, फौजदारी न्यायालय और राजस्व न्यायालय। इसके बाद हम लोग देखेंगे न्याय पंचायत का गठन और न्याय पंचायत का अधिकार क्षेत्र। न्याय पंचायत का गठन और न्याय पंचायत का अधिकार क्षेत्र। इसके बाद पूरे न्यायालय को, संपूर्ण न्यायालय का अध्ययन करने के बाद आपका यूनिट 7 होगा समाप्त। इसके बाद आप आएंगे यूनिट 8 में। देखिए, आप यूनिट 1 से यूनिट 8 पर आए हैं सिर्फ थोड़े से समय में, जो कि 1 साल का सिलेबस है। और उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। देखिए, इतना जब आनंद, देखिए कभी पढ़िए एकदम आनंद के साथ पढ़िए कि मैं कुछ सीखने जा रहा हूँ, मैं ज़िंदगी में कुछ सीखने जा रहा हूँ। जब इस कॉन्फिडेंस और इस आनंद और खुशी के साथ पढ़ेंगे तो आपको एकदम 100% सब कुछ समझ में आएगा। अब पढ़ने जा रहे हैं, अरे यार समझ में नहीं आता है, क्या करूँगा। पहले देखिए वीडियो को क्लिक करके कि जो वो कह रहे हैं वो समझ में आ रहा है कि नहीं। और इसीलिए आनंद और खुशी होनी चाहिए। जब आप पढ़ने बैठिए तो एकदम आनंद के साथ बैठिए कि मैं कुछ सीखने जा रहा हूँ, मैं जीवन में कुछ और सीखूँगा, ऐसा होना चाहिए, तब आपको समझ में आएगा। अब देखिए यूनिट 8, इसके बाद विदाई करेंगे। देखिए, संघ तथा राज्य में संबंध। संघ और राज्य में, किसी देश को चलाने के लिए संघ और राज्य में क्या बैलेंस बनाया गया है, क्या संतुलन बनाया गया है, इसको पढ़ेंगे। और कहीं संघ और राज्य में एकदम एक
क्या करिए, एक प्योर स्टेटमेंट मुझसे ले लीजिए कि कहीं यदि संघ और राज्य में संबंध की बात आती है तो समझिएगा वहाँ पर 3 सूचियों की बात की जा रही है। कौन कौन? केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसके बाद आपका आएगा निर्वाचन आयोग, यानी भारत में निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था कैसी है, भारत में निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था कैसे चलती है, इसको पढ़ेंगे। निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ेंगे, निर्वाचन आयोग का गठन कैसे होता है, निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है। अब देखिए निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ क्या होती है, भारत में निर्वाचन प्रणाली के दोष और इस निर्वाचन प्रणाली के दोष को दूर करने का उपाय क्या है। इसके बाद आपका यूनिट खत्म होता है 8, यानी यूनिट 8 में आपको 2 ही चीज़ पढ़ना है, केंद्र और राज्य में संबंध, और उसके बाद पूरे का पूरा न्यायालय पढ़ना है, अरे निर्वाचन आयोग पढ़ना है। तो देखिए निर्वाचन आयोग का गठन यानी निर्वाचन आयोग का निर्माण कैसे होता है, निर्वाचन आयोग का कार्य, निर्वाचन आयोग का गठन जो हुआ है उसका कार्य क्या हुआ है, जो निर्वाचन आयोग बनाया गया है उसका कार्य क्या होता है, वह कैसे कार्य करती है। इसके बाद देखेंगे कि इसकी शक्तियाँ क्या है, यानी इसकी औकात क्या है, क्षमता क्या है। इसके बाद पढ़ेंगे कि भारत में निर्वाचन प्रणाली का क्या दशा है। अब हम लोग जानते हैं कि जो भारत में निर्वाचन होता है, चुनाव आता है, बहुत पैसे खर्च होते हैं न्यायालय में, सिर्फ चुनाव के लिए ये पोस्टर बनाओ, प्रचार करो, बहुत फर्जी का पैसा खर्च होता है। तो देखेंगे कि भारत में जो निर्वाचन प्रणाली है उसका अवगुण क्या है, अवगुण का मतलब दोष, और देखेंगे कि इस दोष को, भारत में जो निर्वाचन प्रणाली है इस दोष को कैसे दूर किया जाए, इसके उपाय को देखेंगे। तो लास्ट में ये वीडियो होता है वाइंड अप, और आप बताएंगे कमेंट में हमें अवश्य कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, और यह भी बताएंगे कि आप इस वीडियो से क्या क्या सीखे, क्या आपके अंदर एक माइंड मैप बना कि नहीं, इसको अवश्य बताइएगा कि हाँ मेरे अंदर इस वीडियो को देखकर माइंड मैप बन गया है कि मुझे इस साल क्या क्या अध्ययन करने वाला है, अध्ययन करने वाले हैं हम लोग। देखिए क्या करिएगा कि जब स्टार्ट होना, अब तो नया एडमिशन हो रहा है, अब एडमिशन जब होगा तो आप एकदम लगन के साथ पढ़िएगा। जो लोग कहते हैं ना कि अरे बीए में जाते हैं गंवार होते हैं, उनको दिखा दीजिएगा, पूछ दीजिएगा, इतना पढ़िएगा कि एक यदि पॉइंट उस सामने वाले से पूछा जाए तो उसको ना आए, और ऐसा अपने अंदर ताकत रखिएगा कि सामने वाला एक पॉइंट पूछ ले और हमसे ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। इतना अपने अंदर कॉन्फिडेंस के साथ पढ़िएगा, और मैं वैसे पढ़ाऊंगा कि सामने वाले की हिम्मत नहीं होगी कि आपसे एक क्वेश्चन पूछ ले और आपको ना आए, ऐसा कभी कंडीशन नहीं आने देंगे। तो आइए हम लोग मिलकर शुरुआत करेंगे इस नए सेशन की। तो देखिए वीडियो कैसा लगा, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल और एनर्जेटिक के साथ मैं वीडियो बनाऊंगा और आपका सिलेक्शन पक्का होगा। तो देखिए वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।